नमस्कार बच्चों, हम नीति शास्त्र का पेपर एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं 2014 का। अभी तक हम 6 मार्क्स के प्रश्न जो हैं वो लगभग 14 प्रश्न देख चुके हैं और 6 प्रश्न बाकी हैं जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर डिस्कशन का पार्ट 3 है, वीडियो का भाग तीसरा है। यदि आपने इसके पहले नहीं देखा है तो 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे डले हुए हैं, आप पहले उनको देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए तो हम देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भ्रष्टाचार कम करने के उपाय क्या है। देखिए बेटा, ये 2 तरीके से ये प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा कि भ्रष्टाचार कम करने के उपाय, दूसरा पूछेगा प्रयास। तो आपको लगता है कि लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, मिलते जुलते। हाँ बिल्कुल मिलते जुलते प्रश्न ही है, लेकिन यदि आपसे उपाय पूछे तो आप उसको कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे कि क्या क्या ऐसा किया जाना चाहिए। और यदि प्रयास पूछता है तो गवर्नमेंट ने या जिस भी तरीके के जितने भी प्रयास किए जा चुके हैं भ्रष्टाचार को कम करने के, आप उन सारी चीजों को बताने वाले हैं। तो प्रश्न में तो प्रयास लिखा, लेकिन मैंने उपाय लिखा है। तो देखिए, प्रयास कितने टाइप्स में हमें वर्गीकृत करना है, वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो बेटा मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है, सामूहिक प्रयास और फिर संस्थागत प्रयास, उसके बाद सामाजिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाया गया है। कब लाया गया है? 1947 में, उसके उपरांत 1952 में, फिर 1988 का सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद बेटा कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम क्यों लाया गया? तो निजी क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था उसके निवारण के लिए हमने कंपनी अधिनियम एक बनाया 1953 और 2013 में इसमें संशोधन किया। उसके बाद बेटा विसिल ब्लोअर अधिनियम 2015, आपको पता है कि 2015 में विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम बनाया हमने। फिर बेटा बेनामी लेन देन संपत्ति निषेध। उसके बाद है दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना की 1946 में, और अनुच्छेद 311 एक तरीके से संवैधानिक प्रावधान है लोक सेवकों के रक्षण की। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको, ये सांविधिक हैं या संवैधानिक हैं, जिनको विधि के तहत बनाया गया है या जिनका वर्णन संविधान में है। उसके उपरांत बेटा संस्थागत प्रयास, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल क्या क्या कोशिशें की गई हैं। तो देखिए, सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। सतर्कता आयोग ये केंद्रीय सतर्कता आयोग होती है, राज्य के अंदर राज्य सतर्कता आयोग होती है। उसके उपरांत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना की। फिर बेटा लोकपाल, आपको पता है कि अभी पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल बनाया गया, भारत का पहला। उसके बाद है बेटा लोकायुक्त, तो लोकायुक्त राज्य में होते हैं। फिर है कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग खुद ही ये निगरानी करता है कि विभागीय कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। फिर है बेटा सामाजिक प्रयास, यानी कि समाज में रहते हुए ऐसे कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं। तो देखिए, नागरिक घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर। उसके उपरांत बेटा आरटीआई 2005 में आया, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये भी एक तरीके से भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास था। उसके अलावा आपको पता है कि जितने भी प्रिंट मीडिया है ना, नॉर्मल मीडिया, फिर सोशल मीडिया, आजकल ये भी हमारी खूब मदद कर रहे हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। फिर बेटा शिक्षा जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए भ्रष्टाचार के बारे में। उसके उपरांत बेटा नैतिक मूल्य का पाठ, जो बच्चे हैं उनको मोरल शिक्षा दे करके हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि उपाय क्या किए गए हैं तो आपको उपाय पे जोर देना है। यदि आपसे पूछे कि प्रयास कौन कौन से किए जा चुके हैं तो प्रयास पे भी आपको बल देना है और ये बताना है कि आगे और कौन सी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डाटा डाल सकते हैं, जिसमें बता सकते हैं कि भारत की रैंकिंग इतनी है, या सबसे अच्छा देश ये है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश ये हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन को पूर्ण बनाएंगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत। आपको पता है कि जो जैन मुनि होते थे उनको कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक रहता था। यदि वो जैन मुनि हैं तो उनके लिए पंच महाव्रत थे, और यदि एक नॉर्मल या सामान्य नागरिक है तो सामान्य नागरिक के लिए बेटा अणुव्रत का उपयोग, नाम मतलब अणुव्रत बोला जाता था। और जैनियों के लिए, जैन के लिए जो भी सन्यासी रहते थे, भिक्षु रहते थे, उनके लिए पंच महाव्रत शब्द उपयोग किया जाता था।
अब पंच महाव्रत हैं क्या? तो 5 प्रकार के महाव्रत यानी कि महा उपवास बताए गए हैं। देखिए पहले बेटा सत्य, फिर अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह बेटा ये दिए गए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, आपको पता है, तो इनके द्वारा ये 4 सिद्धांत दिए गए थे। बेटे ये जो ब्रह्मचर्य है 5वां, ये दिया गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। चलिए जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले है सत्य। देखिए सत्य का अर्थ क्या बताया गया है? तो सत्य का अर्थ बताया गया है वचन की पवित्रता। तो आपको सत्य बोलना है, ठीक है, यानी मिथ्या वचन का त्याग करना है। और ऐसा नहीं कि मिथ्या वचन का त्याग ही कर दिया, आपको सामने वाले से मधुर वचन में बोलना है, यानी कि मधुर वचन का उपयोग करना है, यानी कि सत्य असत्य चीजों को त्यागना है और उसके साथ ही मधुर वचन का उपयोग करना है। फिर बेटा अहिंसा। कैसी अहिंसा? तो मन, कर्म और वाच, यानी कि आप एक तरीके से बुद्धि से सोच रहे हैं हिंसा के बारे में, कर्म तो करते ही हैं। फिर है वाच, यानी कि आप किसी मुख से आप किसी को एक तरीके से तकलीफ पहुंचा रहे हो तो वो भी एक हिंसा मानी जाती है, तो इसका भी त्याग करना है। उसके बाद बेटा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ये एक नैतिक अनुशासन है जैन धर्म के अनुसार। फिर है बेटा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, या तो ये बोल सकते हैं आप, या तो ये कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। एक तरीके से देखें तो ये जो अपरिग्रह है ये समाजवादी अवधारणा को बल देता है। इतने सालों पहले जैन धर्म ने समाजवादी अवधारणा को बता दिया था, बताइए। फिर बेटा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपने इंद्रियों को वश में करके रखना। तो इन्हीं पांचों को मिलाकर के बेटा हम क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत बोलते हैं, जो कि जैन भिक्षुओं और सन्यासियों को एक तरीके से फॉलो करना होता था, इसी के ऊपर चलना होता था। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा पूरा। चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय का भारतीय समाज में योगदान। तो बेटा राजा राममोहन राय के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि इनको भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण के अग्रदूत या पितामह भी कहते हैं इनको। तो आपको इनके टाइटल्स बताने, थोड़े से उपाधि बतानी है, उसके बाद इनके कार्य बताने हैं। तो आपका सबसे पहले देखिएगा सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा इनका। तो आपको पता है कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, क्लियर बेटा। फिर है एक तरीके से ब्रह्म समाज की भी स्थापना की इन्होंने। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सती प्रथा विलियम बेंटिक के माध्यम से इन्होंने खत्म करवाई। तो आपको पता है कि 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया। उसके अलावा बेटा क्या किया? तो बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जाति प्रथा, इन सारी चीजों को एक सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने कवर किया है। तो इन सब को इन्होंने जो भी बुराइयां थी समाज में व्याप्त, उनको खत्म करने का प्रयास किया। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में देखते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने बेटा वेदों की सही व्याख्या करी इन्होंने। वेदों में क्या नहीं थी? मूर्ति पूजा नहीं है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। उसके अलावा एक ईश्वरवाद की अवधारणा को बताया। आपको पता है कि वेद क्या कहते हैं? एक ही ईश्वर की बात करते हैं। तो इन्होंने वेदों की सही व्याख्या करके एक ईश्वरवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा इनका। तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई इन्होंने, इनके माध्यम से। उसके बाद बेटा कि डेविड हेयर एक अंग्रेज थे, इन्होंने एक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया था, तो इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके अलावा 1816 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की। फिर बेटा पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो इनके जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जितनी भी बुक्स हैं, तो आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल 2 लिखा हुआ है, एक है संवाद कौमुदी और दूसरा है मिराकल अखबार, तो ये बता सकते हैं। फिर बेटा राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका योगदान ये था कि ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती थे। ये चाहते थे कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक रहे, स्वतंत्र, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, कंप्लीट आंसर बता सकते हैं। इसमें मैंने बेटा ब्रह्म समाज, चूंकि मैं
आपको पहले बता चुका हूं ब्रह्म समाज के बारे में, तो आप इनमें ब्रह्म समाज के बारे में भी लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने क्या क्या कार्य किया है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के पालन के उपाय। तो नैतिक मूल्यों के पालन के क्या क्या उपाय होने चाहिए। यदि आप पहली दृष्टि में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रश्न समझने में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है कि एक कीवर्ड पकड़ लीजिए कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप नैतिक मूल्य की परिभाषा दीजिए, उसके बाद क्या उपाय है। देखिए क्या उपाय होने चाहिए नैतिक मूल्य। ये मैंने नैतिक मूल्य लिखे हैं। यदि नैतिक मूल्य पालन कैसे होंगे। नैतिक मूल्य पालन तभी होंगे जब व्यक्ति नैतिक मूल्यों को फॉलो करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि वो एक नैतिक मूल्य उठाता हूं मैं कि सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी। यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, एक तरीके से उसके अंदर आंतरिक सुसंगति का भाव है, चीजों के प्रति वो समर्पित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नैतिक मूल्य है, यदि एक भी नैतिक मूल्य को उसके अंदर होंगे तो नैतिक मूल्य का पालन होगा। यही उपाय भी है। तो कैसे, व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट होना चाहिए, फिर है जवाबदेहिता, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूर्वग्रहिता से मुक्त, है ना, उसको टोटली पूरी तरीके से पूर्वग्रही नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, फिर वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। आप इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, समर्पण होना चाहिए, समर्पण की भावना है उसके अंदर, फिर प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, फिर है शुचिता होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नैतिक मूल्य हैं, यदि वो उनके अंदर हैं तो पालन के उपाय भी हैं। यानी इस प्रश्न को आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का हम आखिरी प्रश्न देख रहे हैं, श्री अरविंदो का आधुनिक भारतीय तत्व चिंतन। क्या पूछ रहा है बेटा, तत्व चिंतन, है ना। तो सबसे पहले इनका आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, इनके रचनाएं बताइए। तो इनकी रचनाएं क्या है बेटा, द लाइफ डिवाइन, द फ्यूचर पोएट्री, और भी 2-4 आप लिख सकते हैं। उसके अलावा ये कैसे थे बेटा, तो एक मानवतावादी व्यक्ति थे। फिर है इनका जो पूरा दर्शन है बेटा वो नव वेदांत आधारित था, और नव वेदांत आधारित दर्शन कैसा था बेटा, पूर्ण अद्वैतवाद। आपको पता है कि द्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य की है, लेकिन इनका जो मानना था वो पूर्ण अद्वैतवाद। अब इनका तत्व चिंतन देखते हैं कि तत्व चिंतन है क्या, यानी कि ये प्रकृति में उपस्थित जितने तत्व थे उनके बारे में क्या सोचते थे। तत्व के अंदर क्या क्या आता है, तो आत्मा आती है, व्यक्ति का शरीर आता है, और लगभग जितनी भी भौगोलिक वस्तुएं हैं सारी की सारी चीजें तत्व में आती हैं। तो तत्व चिंतन होना कैसा चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी है तत्व चिंतन की। तो आरोहण की प्रक्रिया व्यक्ति के साथ होती है और अवरोहण की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि व्यक्ति जो है वो ऐसा है कि अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखता है, सुनता है, यानी कि वो एक सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर आरोहण और अवरोहण 2 प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जब आरोहण की प्रक्रिया होगी तो अतिमानस, अतिमानस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से सुपर ह्यूमन, वो एक तरीके से सुपर ह्यूमन बन सकता है। अतिमानस में होगा तो व्यक्ति में आनंद होगा, आनंद रहेगा तो व्यक्ति का जो चित्त है वो सत रहेगा, यानी कि पूर्णतः शुद्ध रहेगा, और फिर वो परम सत्य में यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ में बदल जाएगा। उसी तरीके से यदि आप इसी पद्धति को अवरोहण के हिसाब से बात करें, देखिए हमारी जो स्थिति है वो अभी यहाँ की है, मानस की है, ठीक है। तो मानस से मन, मन से प्राण, और लास्ट में प्राण से वो व्यक्ति जो है वो जड़ में बदल जाएगा। तो जो श्री अरविंद थे, उनके तत्व चिंतन में ये आरोहण और अवरोहण की दोनों प्रक्रियाएं विद्यमान थी। उन्होंने परम सत्य को एक उच्चतर गोलार्ध में रखा, यानी कि हायर हेमिस्फीयर में रखा, और जो जड़ था उसको रखा इन्होंने निम्नतम गोलार्ध में, और ये अवरोहण की लास्ट स्टेप है, लास्ट पद्धति।
उसी तरीके से आरोहण की अंतिम पद्धति क्या है? परम सत्य। तो एक तरीके से देखा जाए तो तत्व चिंतन किस पर आधारित है? जड़ से लेकर के परम सत्य तक की अवधारणा तक। व्यक्ति कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में है, मानस के पास है। व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करके अति मानस भी बन सकता है। इसके लिए उन्होंने तरीके बताए हैं। एक तो योगाभ्यास और आध्यात्म का तरीका भी इन्होंने बताया है। तो ये है बेटा इनका तत्व चिंतन। इस तरीके से बेटा हमने पिछले 3 वीडियो में एमपीपीएससी 2014 का पेपर जो है एथिक्स का, वो हमने सारे प्रश्न किए हैं। वीडियो को हम अगली कड़ी भी के रूप में भी बनाएंगे, 2015, 16, 17, 18 ऐसे करते जाएंगे। लेकिन बेटा अगला पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2014 का हिंदी पेपर। अभी हम मेन फोकस जो डिस्कस रहेगा हमारा वो रहेगा पेपर 4 और पेपर 5 के ऊपर। तो पहले 14 के 4 और 5, फिर 15 के 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। चलिए।